नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम चर्चा कर रहे थे प्रसव के समय गाय की जो देखभाल है वो किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि प्रसव के पूर्व जो क्या लक्षण जो है पशु प्रदर्शित करता है। तो प्रसव से पहले जो है आयन का विकास होना, यानी अडर जो है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। 15 से 20 दिन पूर्व धीरे धीरे आयन का विकास होने लग जाता है। हीफर जो होती हैं उनमें चौथे 5वें महीने के उपरांत ही अडर जो है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अडर के डेवलपमेंट के लिए हमें उसको विटामिन जो सप्लीमेंटेशन है वो देने चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट। और अडर डेवलपमेंट के लिए जो विटामिन एच है वो उसको अच्छे से देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका जो अडर है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, विटामिन सप्लीमेंटेशन उसको देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि 15 से 20 दिन पूर्व उसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, काविंग बॉक्स में। काविंग बॉक्स में क्यों शिफ्ट किया जाता है? एक तो ये कि इसकी जो गैबिन पशु की अतिरिक्त जो देखभाल है वो हम कर सकते हैं, अलग से उसकी देखभाल कर सकते हैं। दूसरा उसकी जो काविंग बॉक्स की साफ सफाई है उसको अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि ब्याने के समय और वहाँ पे जहाँ पे प्रसव हो रहा है तो प्रसव के समय पशुओं में बीमारियाँ होने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। तो अगर साफ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर रखेंगे तो उससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो दूसरा हम इसको काविंग बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। काविंग बॉक्स का जो फर्श है वहाँ पे भी अच्छी बिछावन बिछाई जाती है, ताकि उसको अडर के ऊपर किसी प्रकार की चोट लगने का खतरा नहीं रहे। क्योंकि अडर क्या हो जाता है, उसमें फुलावट आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, सूजन सी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अडर के अंदर भी जो है वो इंसिजन या कोई चोट लगने का खतरा जो है वो नहीं उससे रहता है। ठीक है, इसके बाद में और जो हमने लक्षण देख रहे थे अडर का डेवलपमेंट है, और क्या लक्षण होते हैं उसके अलावा, जो पैल्विक जो लिगामेंट है वो लूज पड़ जाते हैं। इस वजह से ऐसे लगता है कि दोनों साइड में पुट्ठों के ऊपर क्या पड़ गए हैं, गड्ढे पड़ गए हैं। पूंछ जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त फिर हम बात करेंगे जो वल्वा है उस भाग में थोड़ी सी सूजन मिलती है, और वल्वा से डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा थोड़ा आने लगता है। और वो डिस्चार्ज कैसा होता है, एकदम बिल्कुल मोटा थिक, ठीक है, गाढ़ा डिस्चार्ज जो है वो आता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता लग जाता है कि हाँ अब पशु जो है उसके बैठने के दिन जो है वो नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको काविंग बॉक्स में रखना है और विटामिन सप्लीमेंट उसको अच्छे से देने हैं। और हमने ये चर्चा करी थी कि उसको जेस्टेशन राशन जो है वो देना है। जेस्टेशन राशन कौन सा होता है? जो गर्भावस्था के दौरान जो अतिरिक्त राशन हम उसको देते हैं पशु को, उसको हम जेस्टेशन राशन बोलते हैं। तो ये जेस्टेशन राशन जो है वो उस पशु को गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई प्रसव से पूर्व 15 से 20 दिन पहले हम उसकी देखभाल करते हैं, उसको अच्छा पोषण देते हैं, देखभाल करते हैं, काविंग बॉक्स में रखते हैं उसको। दूसरे पशुओं से लड़ने का, चोट लगने का भय नहीं रहता उससे, बिछावन है अच्छी रखेंगे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब प्रसव की क्रिया होने वाली है, जैसे आज प्रसव की क्रिया होने वाली है, उस टाइम अपने को उसको क्या देखभाल करनी है और प्रसव के बाद में क्या देखभाल करनी होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रसव के समय क्या होता है, प्रसव की जो 3 प्रावस्थाएं हैं, प्रसव की 3 प्रावस्थाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। प्रसव होता है तब क्या क्या होता है? स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। 3 प्रावस्थाएं हैं प्रसव की, स्टेज फर्स्ट, सेकंड और स्टेज थर्ड। पहली प्रावस्था ये लगभग 2 से लेके 8 घंटे तक की होती है, और कई बार क्या 24 घंटे तक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, पशु जो है उठना बैठना चालू कर देगा। ठीक है, क्योंकि पशु के पेट के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं गर्भाशय के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से, तो पेट दर्द की स्थिति होती है, उठना बैठना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फर्स्ट वाटर बैग होता है वो बाहर आता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से सर्विक्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, सर्विक्स का मुंह खुल जाता है, और जो फर्स्ट वाटर बैग है ये बाहर आता है।
फर्स्ट वाटर बैग जिसको हम क्या बोलते हैं, मटान भी बोलते हैं, मटानी बोलते हैं ना जिसको, मुतान मटान। तो ये बाहर आता है, तो पहले एक पानी की थैली से बाहर आती है, जैसे जैसे होगा, मैं इधर आपको एक बार डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये, और इस प्रकार से ये गर्भाशय के अंदर फीटस रहता है, ऐसे फीटस रहेगा। ये जो फीटस है वो रहता है ऐसे गर्भाशय के अंदर, ठीक है। और इसको घेरे हुए जो झिल्लियां होती हैं, कुछ झिल्लियां होती हैं, और जो पहली झिल्ली है वो धीरे धीरे इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होंगे, तो ये झिल्ली जो है वो धीरे धीरे आगे खिसकती हुई और बाहर आएगी, इस प्रकार से बाहर आ जाएगी। और ये झिल्ली जो है, ये झिल्ली जो है फर्स्ट वाटर बैग जिसको हम एलेंटोइस और कोरियन से मिलकर बनी होती है, एलेंटोइस कोरियन की, इसके अंदर जो है फीटस के एक्सक्रीटा जो है वो भरे हुए रहते हैं। और ये झिल्ली जैसे जैसे इसके अंदर जनन नाल के अंदर आएगी, इसको चौड़ा करती जाती है, ठीक है, ताकि क्योंकि अब क्या आना है सेकंड स्टेज में, किसको बाहर आना है, फीटस को बाहर आना है, तो इसलिए फीटस के लिए जगह बनाती जाएगी, ये इसको थोड़ा चौड़ा करती जाती है। तो ये अब बाहर आ गई, ऐसे लटक जाएगी, पशु या तो बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा, और जब उठ बैठ करता है तो ये क्या हो जाती है, फिर फट जाती है, ये फट गई, ठीक है। फटने की वजह से इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, जो फीटस का एक्सक्रीटा है, वो बाहर गिर जाएगा, तो पानी सा कैसे नीचे फैल जाता है। तो पहली स्टेज होती है, और ये 2 से 8 घंटे के अंदर होती है। और इसमें क्या है, पशु उठ बैठ करता है, ठीक है, चारा वगैरह छोड़ देता है, थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, फर्स्ट वाटर बैग है वो बाहर आएगा, सर्विक्स रिलैक्स हो जाएगी, उसका मुंह खुल जाता है, और फर्स्ट वाटर बैग जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब शुरू होती है स्टेज सेकंड, और ये जो स्टेज सेकंड है ये आधे घंटे से लेकर लगभग 3 घंटे तक की अवस्था है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो ये फीटस है, ये फीटस बाहर आ जाता है, ये फीटस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये फीटस कैसी अवस्था में आता है, सामान्यतः दोनों आगे वाले पैर और उनके ऊपर सिर, इस अवस्था के अंदर ये फीटस जो है वो बाहर आएगा। ये जो आगे वाले पैर आएंगे दोनों, और उनके साथ में इस प्रकार से सिर, इस जो अवस्था के अंदर ये दोनों आगे वाले पैर आते हैं इसके साथ में, और साथ ही साथ सिर, ये इस अवस्था के अंदर जो है वो फीटस जो है वो बाहर आ जाता है, जिसको माँ जोर लगाती है, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, या हम इसको पकड़कर खींच देते हैं। तो सेकंड स्टेज में जो है फीटस जो है, शिशु जो है वो जनन नाल से बाहर आता है, ठीक है। अब तीसरी स्टेज आती है, और तीसरी स्टेज जो है वो लगभग 2 से लेकर 8 घंटे तक की प्रावस्था है। और इस स्टेज में ये फीटस बाहर आ गया अभी। अब इसके बाद में आप देखते हैं कि ऐसे जेल सी लटकी हुई रहती है, जेल के कुछ तंतु से ऐसे लटके हुए रहते हैं। जैसे ही सेकंड स्टेज फीटस बाहर आ जाएगा, तो फीटस बाहर आने के बाद में जो नवजात जन्म लेता है, उसकी हम देखभाल के बारे में हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं, वो उसको साफ करेंगे, ठीक है। उसकी जनन जो गर्भनाल है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको 2 इंच से काट के और उस पर टिंचर आयोडीन लगा के मुंह से म्यूकस वगैरह साफ कर देते हैं, ठीक है। वो हम सारी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे अब इस तीसरी स्टेज चालू होगी, और इस तीसरी स्टेज में जो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा या जेल, ये जेल जो है वो बाहर आ जाती है। इस जेल का निष्कासन जो है वो हो जाता है थर्ड स्टेज में। तो ये 3 स्टेजेस है, ये ध्यान रखना आपको। प्रसव की 3 प्रावस्थाएं हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, पशु के जो फर्स्ट वाटर बैग है, फर्स्ट वाटर बैग एलेंटोइस और कोरियन से मिलकर बना हुआ भ्रूणीय झिल्ली जो बाहरी होती है उससे मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें एलेंटोइक फ्लूइड भरा रहता है, वो बाहर आएगा। वो बाहर आएगा तो उससे क्या होता है, सर्विक्स को चौड़ा करता जाता है, जनन नाल को चौड़ा करता जाएगा, तो रास्ता जो है फीटस के लिए क्लियर करता जाता है, वो चौड़ा करता जाएगा। उस स्थिति के बाद में सेकंड स्टेज के अंदर फीटस है वो बाहर आएगा, और थर्ड स्टेज के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा बाहर आती है। तो ये प्रसव की क्रिया इस प्रकार से कंप्लीट होती है। ये ध्यान रखना आपको, 3 स्टेजेस हैं प्रसव की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उनके दौरान क्या क्या जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी आपको मोटा मोटी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो सारा का सारा
ये स्थिति बाहर आ गया है ना, गर्भाशय से एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, एक ये ध्यान रखना, गर्भाशय जो है उसकी नॉर्मल अवस्था कितनी है, देखो नॉर्मल अवस्था इतनी सी रहती है, नॉर्मल सामान्य स्थिति में इतना सा कि गर्भाशय होता है, लेकिन गर्भित अवस्था में इतना बड़ा हो जाता है। तो ये अब क्या होगा, इस स्थिति से वापस इस स्थिति में आएगा। इस प्रावस्था को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। तो अब स्टेज थर्ड के बाद में क्या शुरू हो जाता है, इन्वोल्यूशन शुरू हो जाता है, इन्वोल्यूशन। और ये इन्वोल्यूशन क्या है, गर्भाशय का पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आना, गर्भाशय का पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आना। ये क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन कहलाता है। यानी पुनः अपनी जो छोटी स्टेज के अंदर, पहले तो गर्भित अवस्था में तो काफी बड़ा था, और इस बड़े से वापस अपनी इस स्टेज के अंदर आना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वोल्यूशन बोल रहे हैं। तो इसमें गाय के अंदर हम माने तो 30 से लेकर 40 दिन का इसके अंदर समय लगता है इन्वोल्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। और ये होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेट्राइटिस। गर्भाशय के इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं मेट्राइटिस, गर्भाशय का शोथ। यदि ये स्थिति हो गई, या गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसका शोथ हो गया, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम का शोथ। यदि ये स्थितियां हो जाती हैं तो इन्वोल्यूशन देरी से होगा, और जितना देरी से होगा उतना ही क्या होगा, पशु आगे की जो प्रजनन की जो स्थिति है उसको वो उतनी ही देरी से होगी, ठीक है। तो दोबारा जो ज्ञापन होने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पशु को ये अवस्थाएं नहीं हो, ये इन्फेक्शन नहीं हो, और इसीलिए हम उसका ध्यान रखते हैं कि प्रसव के समय उसको कहाँ पे रखते हैं, काउलिंग बॉक्स में, ताकि इस प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहे, साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो प्रसव की प्रावस्थाएं होगी, हमने इन्वोल्यूशन के बारे में देखा, इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं इनके बारे में देखा, जिनकी वजह से इन्वोल्यूशन में देरी होती है। तो हम अब क्या क्या जो प्रसव के समय ध्यान रखेंगे पशु का, प्रसव के समय क्या ध्यान रखा जाता है, ये जो है हम इसके बारे में देखते हैं। तो प्रसव की स्थिति के दौरान पशु उठता बैठता है, ठीक है, बार बार उठता बैठता है, तो उसका पूरा ध्यान रखना है हमें। और फर्स्ट वाटर बैग बाहर आ गया, फीटस बाहर आ गया, जेर बाहर आ गई। यदि इन अवस्थाओं के दौरान कोई भी अवस्था, जैसे हमने देखी कि सेकेंड स्टेज है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की है, लेकिन मटाड़ी आ चुकी है, उसका 4-5 घंटे हो गए लेकिन फीटस बाहर नहीं आया, तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, डिस्ट्रोफिया। यदि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में देरी होती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है डिस्ट्रोफिया। तो डिस्ट्रोफिया की स्थिति के अंदर आपको बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ती है, आपको जो बाहर से हेल्प करके उसको खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा फीटस को, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिया की स्थिति यदि पैदा हो जाती है तो आपको वेटनरी एड जो है पशुपालक को ये बताना चाहिए कि भाई आप वेटनरी एड की ज़रूरत पड़ती है, और उसको खींचकर या उसकी स्थितियों को ठीक करके डिस्ट्रोफिया को सही करके और उसको बाहर निकाला जाता है। इसके पश्चात जो थर्ड स्टेज के अंदर जो प्लेसेंटा है वो बाहर आती है, जेर है वो बाहर आती है, लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे निकल चुके हैं लेकिन जेर जो वो नहीं गिरी है। तो इस स्थिति में यानी कि जेर नहीं गिरने को हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। यदि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति बन चुकी है, प्लेसेंटा की स्थिति है, तो जेर को हम बाहर निकालते हैं, तो उसको मैनुअली बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन नहीं हो इसके लिए उसको एंटीबायोटिक वगैरह ये दी जाती है, ठीक है। ये तो होगी असामान्यता की बात कि भाई अगर उन दौरान अगर कोई असामान्यता होती है तो ये हमको क्या करना है, उस असामान्यताओं की बात होगी। लेकिन यदि सामान्य रूप से ब्याह रहा है पशु, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर वाटर बैग बाहर आ गया,
फीटस सेकंड स्टेज में बाहर आएगा, थर्ड स्टेज में यानी 2-3 घंटों के अंदर जेर भी गिर गई। उसके बाद में क्या करना है हमें, तो ऐसी स्थिति में फिर हम जैसे जेर बाहर आ जाती है उसके बाद में हम लाइट जो है पीपी सॉल्यूशन की सहायता से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की सहायता से हम उसके पीछे का भाग जो वल्वा का जो भाग है वो भाग जो है वो हम या गुनगुने पानी की सहायता से हम उस भाग को साफ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है उसकी जो अडर है उसको साफ करके और मिल्किंग जो आपके सकलिंग करवा देते हैं, काफ को दूध पिला देते हैं हम, ठीक है, जो खींच है वो पिला देते हैं। और साथ ही साथ जैसे सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाए, दूसरी स्टेज जब पूरी हो जाती है यानी फिटनेस बाहर आ जाता है, उसके बाद में उसको गुड़ तथा अजवाइन का पानी जो है वो दिया जाता है। गुड़ से क्या होगा, उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलेगी। और जैसे कि सेकंड स्टेज के अंदर उसको काफ़ी जोर लगा के फिटनेस को बाहर निकालना पड़ता है, तो उससे जो थकावट आ जाती है वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। तो गुड़ और अजवाइन का पानी पिलाया जाता है। अजवाइन भी है, ये इक्बोलिक की तरह कार्य करती है। इक्बोलिक यानी गर्भाशय के संकुचनों को बढ़ाएगी और उस वजह से जेर जो है वो जल्दी बाहर निकल जाती है। तो जेर गिराने के लिए ये किया जाता है। और जेर गिरने के बाद पशु के पीछे का भाग जो है वो पानी तथा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ साफ किया जाता है। ठीक है, पानी और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ में हम जो उसका जो पीछे का जो भाग है वो हम साफ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में उसको जो है कंसंट्रेट जो है वो दिया जाता है। उसके अंदर हम जो भी दाने हैं उनको बॉईल करके, जैसे बाजरा है उसको गुड़ के साथ में बॉईल करके और ये दिया जाता है। बाजरे का दाना उसका दलिया बनाकर खिलाया जाता है। ब्याने के बाद में उसको जो है जो कार्बोहाइड्रेट रिच जो कंसंट्रेट है वो उनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि ब्याने से क्या होता है पशु के एक प्रकार से एनर्जी लॉस होगा और साथ ही साथ उसके बाद में पशु जो है वो दुग्ध उत्पादन उसका शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसको एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसके लिए उसको जो है एनर्जी रिच कंसंट्रेट है वो उसको ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं। तो उसके लिए एक बार आपको बाजरे का जो दलिया है वो उसका बना के उसको दिया जाता है प्रसव के बाद में, ठीक है। और साथ ही साथ आप अडर को साफ कर जो खीस है वो नवजात को पिलाया जाता है। हालांकि तो पहले भी हम पिला सकते हैं और साथ ही साथ खीस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरा जो खीस है वो एक साथ में हम विड्रॉ नहीं करना चाहिए कभी भी, यानी पूरा उसकी गादी जो है वो एक साथ में पूरी खाली नहीं करनी है। पूरा जो दूध है वो बाहर एक साथ में नहीं निकालना। यदि हम पूरा खीस एक साथ में निकाल देते हैं तो उनमें एक बीमारी होने का खतरा रहता है जो है मिल्क फीवर। ये मिल्क फीवर क्या होता है, ये कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। और जैसे ही आप पूरा कोलोस्ट्रम एक साथ में निकाल देते हैं तो उसमें कैल्शियम की अचानक से डेफिशिएंसी आ जाती है और पशु बैठ जाएगा, खड़ा नहीं हो पाता है और उस स्थिति को बोलते हैं मिल्क फीवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिल्क फीवर की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ब्याने के बाद में जो है मिल्क फीवर, इसके अलावा मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, ये रोग होने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा रहती हैं। तो आपको इन रोगों के होने की संभावनाओं को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास करने हैं। तो मिल्क फीवर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी जो खीस है वो पूरा एक साथ में नहीं निकालना चाहिए, ठीक है।
एक साथ में पूरा नहीं निकालना चाहिए, उसको धीरे धीरे जब तक खींच आ रहा है कम कम दूध जो है वो निकालना चाहिए, यानी खींच जो है वो कम कम निकालना चाहिए। दूसरा ये मैंने आपको बता ही दिया, गर्भाशय का शोथ तो क्या कहलाता है, मेट्राइटिस, गर्भाशय का शोथ कहलाता है। और एंडोमेट्रियम का शोथ यानी गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसका शोथ क्या कहलाता है, एंडोमेट्राइटिस। तो ये बीमारियां नहीं हों, क्योंकि गर्भाशय अपनी स्थिति जो है फुल जो गर्भित अवस्था के अंदर काफ़ी बड़ी अवस्था में रहता है, तो इनके शोथ होने की संभावना इस समय ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आपको क्या है कि पूरा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, जहाँ पे पशु रह रहा है वहाँ की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, रिटेंशन और प्लेसेंटा नहीं हो, ये प्रयास रहना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए पशु को गर्भावस्था के लास्ट के दौरान ही अच्छे से उसका जो पोषण है वो देना चाहिए, ठीक है। काविंग बॉक्स है उसकी प्रॉपर साफ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। ब्याने के बाद में जो है जो जेड गिराने के बाद में उसके पीछे के भाग की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसको जो है इक्बोलिक्स जो है वो प्रॉपर मात्रा में देनी चाहिए। इक्बोलिक्स यानी जो गर्भाशय के संकुचन बढ़ाएंगे, और इन्वोल्यूशन ये क्या करते हैं, जल्दी शीघ्र इन्वोल्यूशन करवाने में ये औषधियां सहायक होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये बीमारियां ना हो। तो ये प्रसव के बाद में और प्रसव के समय आपको इन बातों की देखभाल करनी है कि ये बीमारियां पशुओं में ना हो, क्योंकि ब्याने के समय इन बीमारियों के होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है।